द कैननाइजेशन एक बहुत ही फेमस पोइम है जॉन डन का लिखा हुआ। ये एक मेटाफिजिकल पोइम है और इसको पब्लिश किया गया था 1633 में डन का पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में। हालांकि एक पॉस्ट्यूमस कलेक्शन था, पॉस्ट्यूमस यानी कि डन का मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुआ था, हालांकि वो लिखे काफ़ी पहले ही थे। ये पोइम का कुछ खास पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेते हैं। एक मेटाफिजिकल कंसिट, क्योंकि ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री है तो जाहिर सा बात है कि सबसे इसका जो खास बात है वो होता है मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है कि एक ऐसा कंपैरिजन जो कि बहुत फार फेचड हो, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मेटाफर लाइक कंपैरिजन हो, ठीक है, मतलब दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ों के बीच में एक कंपैरिजन जो आम नज़र से तो बहुत ही बेकार एब्सर्ड से लगेगा, लेकिन उसको लॉजिक उतना ही ब्यूटीफुली लॉजिक प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक लॉजिक दे करके, एक पोएटिक लॉजिक दे करके उसको दोनों डिफरेंट चीज़ों को एक साथ कंपेयर किया जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री में। इसी को कंसीट कहा जाता है। तो इस पोएम में पोइट्री और मॉन्यूमेंट का कंपैरिजन किया गया है, यह है फर्स्ट कंसीट। और लवर्स एंड सेंट्स, इन दोनों का कंपैरिजन किया है, ये हो गया सेकंड कंसीट। तो पोइट्री मॉन्यूमेंट और सेंट लवर, ये दोनों मेटाफिजिकल कंसीट इसमें है। फिर इसमें एक फीनिक्स का सिंबल है। ठीक है, फीनिक्स एक ऐसा मिथिकल बर्ड है जो अपना ही एशेस से दोबारा वो रीबर्थ लेता है, मतलब वो जलता है, जल के उसका मृत्यु घट जाता है, फिर उसका राख से ही वो पुनर्जन्म लेता है। तो फीनिक्स इज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ रीबर्थ और रीजनरेशन। वहीं फीनिक्स सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा, फिर डुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैननाइजेशन, यानी कि कैननाइजेशन जो वर्ड है, ये टाइटल भी है पोएम का, द कैननाइजेशन। ठीक है, इसका दो तरीके का डबल मीनिंग यहाँ पे दिखा गया है। एक कैननाइजेशन जो जनरल मीनिंग होता है कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ सेंट्स, मतलब कोई भी अगर कोई व्यक्ति सेंट बन रहा हो तो उसको जो ऑफिशियली वो डिक्लेरेशन रहा, आज से ये सेंट बनेगा, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, तो उसी को कैननाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ इस पोएम में कैननाइजेशन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग लव बताया गया है कि जो लव है पोएट का, मतलब जो लवर और बिलवेड का दोनों में जो रोमांटिक लव रिलेशनशिप है, वही लव ही उन दोनों को एक कैननाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हेयर द पावर ऑफ लव इज कंसिडर्ड एज अ वेरी होली पावर, ओके, वेरी सेक्रेड डिवाइन फोर्स। तो उन दोनों का प्यार ही उन लोगों को सेंट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो एक हो गया वो वाला कैनोनाइजेशन कि लव द्वारा लाया गया कैनोनाइजेशन, और एक है कि उनका जो पोएट्री है, जो जॉन डन का वो जो पोएट्री लिख के जा रहे हैं, जिसका नाम ही द कैनोनाइजेशन है, ये पोएट्री भी एक तरीके से उनको सेंट बना के जा रहा है, इमॉर्टल बना के जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी डन का मृत्यु का इतने दिन बाद भी हम लोग डन को इक्वली याद रख रहे हैं। तो दो यहाँ पे मीनिंग हो गया। अच्छा, पोएम का राइम स्कीम है आपका ABBA CCC AA। तो इसमें जो ABBA है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सही समझे, ये इटालियन सोनेट का या पेट्रार्कन सोनेट का फर्स्ट जो कुछ राइमिंग स्कीम है, फर्स्ट जो आपका ऑक्टेट है ABBA उसी का फर्स्ट हाफ है ABBA। ठीक है, फिर आता है तीन जो सेम राइमिंग CCC, एक टर्सेट, और फिर आखिरी में आता है कपलेट AA। तो ये काफ़ी इनोवेटिव राइम स्कीम है जो डन ने खुद इन्वेंट किया था। ठीक है, और हर स्टैंजा जो एक्चुअली ये पूरा पोएम 9 लाइन का स्टैंजा में डिवाइडेड है, 5 स्टैंजा है टोटल। ठीक है, 5 स्टैंजा, हर स्टैंजा में 9 लाइन। ठीक है, 9 लाइन का राइम स्कीम तो आप देख ही लिए। लेकिन जो हर स्टैंजा है ना, वो शुरू होता है लव से और ख़त्म होता है लव से। मतलब फर्स्ट, हर स्टैंजा का तो फर्स्ट लाइन है उसका भी एंड वर्ड है लव, और हर स्टैंजा का जो लास्ट वर्ड है वो भी है लव। तो एक तरीके से ये एक साइक्लिकल प्रोसेस दिखाता है कि लव से शुरू होकर लव में ख़त्म। तो पोएम का सिर्फ कंटेंट नहीं, पोएम का स्ट्रक्चर भी लव को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये कुछ खास बात हो गई जो कैनोनाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते हैं द कैनोनाइजेशन, इस पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए इसका हिडन मीनिंग समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। तो काफ़ी एब्रप्ट बिगिनिंग है, ठीक है ना, एक पोएम के लिए। ठीक है, खास करके एक लव पोएम सुन के ही हम लोग के दिमाग में जो आता है कि एक एक लवर रहेगा, एक बिलवेड रहेगा, और प्रेज होगा। ठीक है, बिलवेड का प्रेज करेगा लवर। ठीक है, कि तुम इतना खूबसूरत हो, तुम इतना प्यारे हो, तुम ही तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए प्यार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, यही सब चलता है। तो जनरल दिमाग में किसी का यही आएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए लव पोएम का शुरुआत किस चीज़ से हो रहा है कि भगवान का चलते, भगवान का मतलब सेक में तुम रुक जाओ, अपना मुंह चलाना बंद करो, अपनी ये बात सुनाना बंद करो, प्लीज़ फॉर गॉड से होल्ड योर टंग, मतलब चुप रहो, शांत रहो, एंड लेट मी लव, मुझे प्यार अपने हिसाब से करने दो। तो इसी से समझ में आ रहा है कि जो स्पीकर है ना, जो लवर है, उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा, हाँ, कि तुम प्यार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है, वगैरह वगैरह। जो क्रिटिसिज्म आता है वो उनको कोई कर रहा है, उनका कोई फ्रेंड, उनका कोई परिचित आदमी उनका क्रिटिसाइज कर रहा है, और वहीं डन, मतलब जो स्पीकर है, जो लवर है, वो एकदम बहुत इरिटेट हो गए कि बस बंद करो, बहुत सुना लिए,
और मुझे नहीं सुनना, भगवान कहती है बंद करो, मुझे प्यार करने दो अपने हिसाब से, ठीक है। और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट, माई 5 ग्रे हेयर्स और रूइन फॉर्चून फ्लाउट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि सिर्फ ये जो नॉर्मल क्रिटिसिज्म है ना, मतलब जैसे हम लोग जैसे फनी फनी तरीके से बोलते हैं, हाँ ये तो अब प्यार में बंधा हो गया, पागल हो, ये करेगा वो करेगा, तो जो नॉर्मल क्रिटिसिज्म हो वो तो हुआ ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लवर नहीं है, ये एक ओल्ड लवर भी है, ठीक है, एन ओल्ड एंड डिस्ट्रेस लवर। ही इज नॉट अ यंग, the lover is obviously, the speaker of this poem is not a very young and beautiful lover, not very young and handsome lover, okay, वो अपना प्राइम में नहीं है, वो ओल्ड हो गए, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी आया है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में भी कमी आया है, इसलिए देखिए क्लियरली वर्ड मेंशन किया है। और चाइल्ड माई पॉलिसी, पॉलिसी यानी कि आपका हाथ कांपना, शेकिंग हैंड्स, और माई गाउट, गाउट यानी कि आपका स्टिफ जॉइंट हो जाना, जो आपका जो मतलब जॉइंट्स होता है ना आपका, चाहे नी में हो या एल्बो में हो, जो जॉइंट्स होता है, हड्डी का जो जोड़ होता है, वो अकड़ जाना, ठीक है, उसको गाउट कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि आपका क्रिटिसाइज करना, ठीक है, रिब्यूक करना, तिरस्कार करना। तो चाहे तुम मेरा पॉलिसी को लेके, मतलब मेरा कांपता हुआ हाथ को लेके जितना भी चाहे तिरस्कार करो, जितना भी मजाक उड़ाओ, मेरा अकड़ा हुआ जॉइंट लेके जितना भी मजाक उड़ाओ, माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरे 5 जो बाल है जो ग्रे हो गए हैं, ठीक है, ये ग्रे हेयर्स क्या दर्शाता है, ग्रे हेयर्स दर्शाता है ओल्ड एज को, दैट द स्पीकर इज बीन ओल्ड, ओके। और रूइंड फॉर्चून फ्लाउट, रूइंड यानी बर्बाद हो जाना, फॉर्चून यानी, फॉर्चून के यहाँ दो सेंस है, एक फॉर्चून मतलब होता है वेल्थ, पैसा, दौलत, और एक फॉर्चून का मतलब होता है कि आपका फेट, आपका लक, ठीक है, आपका भाग्य। तो दोनों ही सेंस यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ही उनका रुइंड हो गया है। वो एक टाइम में वो फाइनेंशियली स्टेबल थे, आज उनका वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं रहा, फाइनेंशियल भी वो पुअर हो गए हैं, और उनका लक भी कुछ बहुत उनका साथ दे नहीं रहा है, ठीक है। तो उनका पैसा भी, धन दौलत भी उनका पास कम हो गया है, लक भी उनका कुछ खराब चल रहा है, और फिजिकली वो ओल्ड भी हो गए हैं, उनका फिजिकल जो चार्म था, जो यूथफुल ब्यूटी था, वो भी नहीं बचा, और उनका जो शारीरिक सक्षमता था वो भी अब कम गया है, उनका हाथ कांप रहा है, उनका जॉइंट अकड़ गया है। फ्लाउट का मतलब होता है जो फॉर्चून फ्लाउट, फ्लाउट का यानी वही है मजाक उड़ाना, मॉक करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इन सब का तुम मजाक उड़ा लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझको, लेकिन मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, मुझे प्यार करने दो। विथ वेल्थ योर स्टेट, अच्छा अब देखिए, ये जो पहला 3 लाइन रहा उसमें क्या बोलना चाहा स्पीकर ने, कि स्पीकर का जो दोस्त जो परिचित आदमी उनको क्रिटिसाइज कर रहा है लव को लेके, बोले कि मेरे प्यार को लेके मुझे कुछ मत बोलो, मुझे प्यार करने दो, भले मेरा शारीरिक सक्षमता या मुझे पैसा दौलत जो मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, प्यार को लेके एक शब्द ना मैं सुनने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम क्या करो, मेरा तुम्हारे पास बहुत खाली वक्त बैठा हुआ है ना, कोई काम धंधा नहीं है, बैठ के बस मेरा प्यार का मजाक उड़ा रहे हो, जाओ ना कुछ अपना काम करो ना, वो अब सजेशन दे रहे हैं। विथ वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड्स विथ आर्ट इम्प्रूव, एक काम करो, वेल्थ से तुम्हारा स्टेट, स्टेट यानी कंडीशन, हालात, परिस्थिति, ठीक है, धन दौलत से अपना परिस्थिति सुधारो, है ना। योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव, आर्ट्स यानी कोई भी आपका कला हो गया, कोई भी आप कोई नया स्किल सीखो, कोई भी नया नॉलेज लाओ, उससे अपना माइंड को सुधारो, ठीक है। अपना जो तुम्हारा माइंड है, जो तुम ऐसे खाली बैठे हो, ऐसे खाली नहीं बैठ के कुछ सीखो, कुछ नया स्किल सीखो, कुछ नॉलेज सीखो, उससे अपना खुद को मेंटली इंप्रूव करो, पैसा कमाओ, कुछ काम करो, ठीक है, उससे अपना धन दौलत बढ़ाओ, अपना जो तुम्हारा स्टेटस है, जो स्टेटस है उसको बढ़ाओ, ठीक है ना। टेक यूर कोर्स, गेट यूर प्लेस, टेक यूर कोर्स मतलब कोई चीज़ सीखो, कोई अप्रेंटिसशिप कर लो, ठीक है, या कोई कोर्स कर लो, ठीक है, कोई कोई भी तरीके का नॉलेज गेन करो, कोई भी तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो। गेट यूर प्लेस, गेट यूर प्लेस मतलब कोई जगह में तुम एम्प्लॉयमेंट लो, ठीक है, कोई जगह चाहे तुम ये कोई रॉयल कोर्ट में ही कोई एम्प्लॉयमेंट ले लो, या फिर कोई नॉर्मल कुछ अपना बिजनेस करो या काम करो, कुछ भी करो, कोई भी जगह में तुम प्रतिष्ठित हो, एक सोशल एस्टैब्लिशमेंट खुद के लिए तुम लाओ, ओके। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, यहाँ पे हिज ऑनर या हिज ग्रेस का मतलब यहाँ पे महाराजा का बात किया जा रहा है, सम्राट का, एम्परर का, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि राजाधिराज, महाराजा, सम्राट, तो ऐसे ही इंग्लिश में ऑनर, हिज ऑनर या हिज ग्रेस ऐसे करके बोला जाता है, अगर वो राजा हो, रानी हो तो हर ग्रेस या ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस यानी तो ठीक है, तुम चाहो तो रॉयल कोर्ट में जा लो, ठीक है ना, रॉयल कोर्ट में जो राजाओं का सदस्य होता है उसमें तुम सदस्य में शामिल हो जाओ, ठीक है, फिर महाराजा को अटेंड करो, ठीक है, उनका ध्यान रखो, उनका सेवा करो, उनका कोई काम करो, ठीक है। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, ठीक है, किंग का जो रियल फेस है, मतलब जो सचमुच का जो एक किंग का चेहरा है उसको तुम सामने से देखो, यानी कि यू स्टे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द किंग, यानी वहीं रॉयल कोर्ट में जाओ, सचमुच में सामने से किंग को देखो, ठीक है, या फिर किंग का स्टैम्प्ड फेस को ही देखो। स्टैम्प्ड फेस मतलब क्या कि पहले का ज़माना में जो आपका मुद्राएं चलती थी ना, जो कॉइन्स चलती थी,
उसमें राजा महाराजा का मतलब एक छाप दिया जाता था ताकि वो ऑथराइज्ड है ये समझाने के लिए, ठीक है। आजकल भी जैसे हर जगह पे स्टैंप नहीं लगता है, वैसे ही पहले ज़माने में राजा महाराजाओं का एक फेस का एक मतलब नक्शा बनता था, उसे वही उसी को छाप दिया जाता था। तो वहीं तो स्टैम्प फेस मतलब वहीं कोई महाराजा का छाप दिया हुआ कोई कॉइन या कोई भी चीज़ में, कोई ऑथराइज चीज़ में तुम काम करो, ठीक है, या फिर महाराजा के कोर्ट में ही चल जाओ वहाँ काम करो, ठीक है। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, ठीक है। अच्छा, स्टैंड फेस कंटेम्पलेट, या कंटेम्पलेट में यानी डीपली सोचना, ठीक है, कोई चीज़ में सोच विचार करना, बहुत ध्यान से सोचना, मन लगाना, ध्यान लगाना। तो ये सब चीज़ में तुम ध्यान लगाओ ना, चाहे तुमको महाराजा का साथ ध्यान लगाना है वो लगाओ, कोई कोर्ट में ध्यान लगाना है वो लगाओ, ठीक है, कोई पढ़ाई लिखाई करना है, नॉलेज गेन करना है उसमें ध्यान लगाओ, खट कमा के पैसा लगाना है उसमें मन लगाओ, कुछ भी करो करो ना, अपना कुछ ध्यान दो ना। व्हाट यू विल अप्रूव, जो भी तुमको करना है करो, मैंने अप्रूव कर दिया, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि करो, जो करना है करो। व्हाट यू विल अप्रूव मतलब जो तुमको मन चाह रहा है वो करो, डू व्हाट यू वांट, सो यू विल लेट मी लव, जो चाहे करो, बस मुझे तुम मेरा हालात में छोड़ दो। अभी तुम्हारे पास मतलब वो एक तरीके से वो मॉक कर रहे हैं कि शायद तुम्हारे पास है ना करने के लिए कुछ है नहीं, तुम एकदम मतलब बेकार बैठे हो, इसीलिए है ना तुम मेरे और मेरे प्यार के बारे में अनसन सोच करके मुझे उपदेश दे रहे हो। तो है ना, इतना ज्ञान मत दो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इतना सारा मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया, इसमें से कुछ भी करो लेकिन अपने एंगेज रहो, कम से कम मुझे तो अपने पास प्यार करने दो, तुम्हारा ये फालतू का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज़ खुद कुछ काम करो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है। अब देखिए, अब जो सेकंड स्टैंजा हो रहा है, सेकंड देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि हर स्टैंजा का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लव। देखिए फर्स्ट स्टैंजा क्या था, लेट मी लव, लव से खत्म हो रहा है ना, और लास्ट लाइन में देखिए सो विल लेट मी लव, देखिए फिर से लव, तो लव से शुरू लव से खत्म, तो एक स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है कि पोएट है ना जो स्पीकर है वो लव से शुरू होकर के जहाँ भी जा रहे एंड उनका लव में ही हो रहा था, वो लव के बाहर वो जा नहीं पा रहे, तो एक तरीके से लव उनके लिए एक सराउंडिंग बन गया है, लव ही उनके लिए एक दुनिया बन गया है, उससे बाहर वो जा ही नहीं पा रहे, उससे बाहर जाके वो कुछ सोच नहीं पा रहे। ओके, अब नेक्स्ट में स्पीकर दर्शा रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि उनका जो प्यार को लेके सबको इतना समस्या है कि ठीक है क्या ही परेशानी है, भले ही वो थोड़ा ओल्ड एज में प्यार कर रहे हैं, भले ही उनका पैसा थोड़ा कम गया है, भले ही उनका सक्षमता थोड़ा कम गया है, वो प्यार कर रहे हैं, तो इससे किसको क्या, उनका प्यार तो किसी को नुकसान नहीं किया है, तो सारे दुनिया वालों को इतना समस्या हो क्यों रहा है। वहीं वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि मेरा प्यार की वजह से किसी का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, वहीं सेकंड स्टैंजा में बता रहे, आइए देखते हैं। एलिस एलिस हु इज इंज्योर्ड बाय माय लव, मतलब अरे अरे एलिस यानी एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, ठीक है, मतलब क्या बात हुआ, मेरा प्यार से किसको नुकसान पहुंचा है, इंज्योर्ड यानी हार्म्ड, नुकसान पहुंचा, ठीक है ना, मेरा प्यार से किसको तकलीफ हुआ है, किसको नुकसान पहुंचा है, किसको मैंने मतलब क्षति पहुंचाई है। What merchants ships have my sighs drowned, साई यानी मेरा जो हताशा है, मेरा जो मतलब आहे में भरता हो, ठीक है, मेरा प्यार के लिए। अच्छा, ये आहे भरना ये दोनों मीनिंग हो सकता है, वन इज साई ऑफ डिसअप्रूवल, ओके, और साई ऑफ सैडनेस, और अनदर में बी द साई ऑफ सेटिस्फैक्शन, दोनों ही तरीके का मतलब आहे भरना या लंबा सांस। आदमी जब सेटिस्फाइड भी होता है, रिलीफ भी मिलता है, तब भी लंबा सांस लेता है, आहे भरता है, या फिर वो जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो भी वो आहे भरता है या लंबा सांस लेता है। तो यहाँ साई मतलब दोनों ही हो सकता है, तो चाहे मैं सेटिस्फाइड हूँ प्यार में या चाहे मैं डिससेटिस्फाइड हूँ प्यार में, तो मेरा उस आहे भरने का वजह से किसी मर्चेंट का कोई शिप क्या मतलब डूब गया है। यहाँ साई को एक्चुअली एक टेम्पेस्ट के साथ तुलना किया जाए, ये हाइपरबोल हो गया, ठीक है। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेट करके इंटेंसिफाई करके प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, हालांकि वो उतना होता नहीं है। तो यहाँ पे साई को मतलब मेरा वो आहे को जो आहे मैं भर रहा हूँ उसको यहाँ पे वो स्टॉर्म के साथ तुलना किया, क्या मेरा जो आहे भर रहा हूँ वो इतना शक्तिशाली स्टॉर्म है कि वो कोई मर्चेंट का, मर्चेंट यानी यहाँ ट्रेडर, ठीक है, जो मतलब एकदम समंदर में अपना नौका लिए जाते हैं दूर दूर देश में ये करने, ट्रेडिंग करने, तो उनका पूरा ट्रेड शिप है उनको एकदम तबाह कर दिया, इतना मेरा साई पावरफुल है। कभी मेरे साई से किसी को कुछ नुकसान हुआ है, कोई मर्चेंट का शिप को कोई नुकसान हुआ है। Who says my tears have overflowed his ground, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो उठ के दावा कर रहा है कि मैं जो आंसू में फेंकता हूँ, मेरे जो आंसू हैं, मैं जो दुख में जो आंसू गवाता हूँ, उस आंसुओं ने एक फ्लड क्रिएट कर दिया और उस फ्लड ने उसका ग्राउंड तहस नहस कर दिया, किसी ने आज तक ये दावा किया है। तो मेरा चाहे मैं अपने अकेले में रो, चाहे मैं अपने अकेले में आहे भरूँ, चाहे मैं खुश रहूँ, चाहे मैं दुख रहूँ, उससे ना तो किसी का ग्राउंड बर्बाद हुआ है, ना कोई मर्चेंट का शिप डूबा है, तो परेशानी किस चीज़ का। When did my cords of forward spring remove, कब मेरा जो
विंटर था, कोड्स यानी यहाँ विंटर, और फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, फॉरवर्ड यानी फोर्थ कमिंग, मतलब जो आ रहा है फ्यूचर। तो पहले विंटर आता है फिर स्प्रिंग आता है, ठीक है। तो मेरा विंटर ने कभी भी आने वाला स्प्रिंग को हटाया है क्या? रिमूव यानी हटाना, रोका है क्या? यहाँ पे एक्चुअली विंटर यानी उनका वो मतलब डिप्रेस्ड स्टेट का बात कर रहे हैं। विंटर हमेशा एक वेस्टर्न लिटरेचर में सिंबल ऑफ नेगेटिविटी होता है, सिंबल ऑफ हार्शनेस, सिंबल ऑफ एडवर्सिटी, सिंबल ऑफ डिप्रेशन, डेथ, डीके, डिस्ट्रक्शन, ये सब का सिंबल में यूज होता है विंटर। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मेरा जिंदगी का जो भी विंटर है, मेरा जिंदगी का जो भी मुसीबत है, समस्याएं है, दुख है, वो कभी किसी का जिंदगी का स्प्रिंग को रोका है क्या? मेरा दुख की वजह से कभी और किसी का खुशी छीना है क्या? मैं अपने प्यार में जो भी रहूं, मेरा अपना कोई भी दुख गम रहे, उसका वजह से मैंने कभी दूसरे का खुशी को तो रोका नहीं, रोका है क्या? तो समस्या क्या है आदमी को? When did the heat switch my veins fill? And one more to the plaguey bill. अच्छा, प्लेगी बिल क्या होता है? यहाँ बिल मतलब रजिस्टर, ठीक है, एक वीकली रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता था प्लेग का टाइम में। प्लेग आपका उस मतलब डन के ज़माने में 17th सेंचुरी में प्लेग एक बहुत भयानक बीमारी होती थी, ठीक है। प्लेग आप अगर थोड़ा सा आपको इंग्लिश हिस्ट्री के बारे नज़र मतलब नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि प्लेग एक बहुत बड़ा मतलब महामारी जैसा था उसका प्लेग। हालांकि आज प्लेग का इलाज है, ठीक है, लेकिन उस ज़माने में प्लेग का कोई इलाज नहीं था। तो एकदम मतलब करोड़ों पे करोड़ों आदमियों को मार देता था, और एक बार नहीं बार बार प्लेग आया है। प्लेग आया है पैंडेमिक की तरह है। सबसे फेमस तो मतलब फेमस नहीं कहना चाहिए, इनफेमस जो प्लेग था, ये आज आज मतलब टिल डेट वर्ल्ड का अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे भयंकर महामारी था ब्लैक डेथ, जिसको हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग था, ठीक है, 13th सेंचुरी में आया था, 14th सेंचुरी में, 1343 से लेके 53 तक, ऐसा 10-15 साल तक वो तबाही मचाया था पूरा नॉर्थ अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में तबाह करके रख दिया था। 1/3 यूरोप का पॉपुलेशन उड़ा दिया था, पूरा सीधा साफ कर दिया था। तो इतना भयंकर होता था प्लेग उस टाइम में। तो प्लेग एक बहुत भयंकर महामारी हुआ करता था, बहुत भयंकर डिजीज हुआ करता है। प्लेग मतलब मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेग को भी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन या डेथ का एक सिंबल के तरीके से यूज किया है। तो प्लेगी बिल मतलब जो वीकली रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि प्लेग में इस वीक कितने आदमी का मृत्यु हुआ, अगला वीक कितने आदमी का मृत्यु हुआ, तो उसी को प्लेगी बिल कहा जा रहा है। तो पोइट कर रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे शरीर में, मेरा वेन में, वेन यानी वही नस, मेरे नस में जो हीट जम रहा है, मेरे नस में जो यहाँ, अब हीट का मतलब यहाँ एंग्विश, ठीक है, हीट का मतलब यहाँ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हीट का मतलब यहाँ हीट ऑफ इमोशन। तो मेरा नस नस में जो भी इमोशन का हीट है, जो भी मेरा प्यार का हीट है, जो भी मेरा फ्रस्ट्रेशन है, जो भी मेरा क्रोध है, जो भी कुछ है, उसका वजह से कभी कोई प्लेग में मृत्यु होने का जो रजिस्टर है वहाँ पे एक संख्या और भी बड़ा है क्या? मतलब मेरा इमोशन का जो हीट है वो कभी एक एक भी आदमी का मृत्यु घटाया है? मेरे इमोशन की वजह से कभी एक भी आदमी मरा है आज तक? किसी का भी जिंदगी में नुकसान बढ़ा है? नहीं ना। तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना अकेले। Soldiers find worse and lawyers find out still litigious men which quarrels move. तो सोल्जर्स को तो अभी भी युद्ध मिल रहा है ना, युद्ध तो अभी भी हो रहा है। सोल्जर्स का तो काम नहीं गया मेरे वजह से, सोल्जर्स तो जा रहे हैं अपना युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं हुआ। जो ये लॉयर है, जो वकील है, उनको तो अभी भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लिटिजियस मेन। लिटिजियस मेन मतलब जो आदमी एक दूसरे के खिलाफ लॉ सूट करना बहुत पसंद करता है, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बात हुआ तो चलो झगड़ा कर आओ कोर्ट में केस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है लिटिजियस मेन, यानी द मेन हु आर वेरी प्रोन टू क्वारल एंड फाइल लॉ सूट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति तो लॉयर को मिलना तो बंद नहीं हुआ, मतलब लॉयर के पास तो क्लाइंट का कमी नहीं हुआ, अभी भी आदमी जा रहा है कोर्ट में केस पेश कर रहा है, लॉयर को तो अपना सैलरी मिल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, सोल्जर को अपना काम मिल रहा है, लॉयर को अपना काम मिल रहा है, ठीक है। फिर प्लेग में जो मृत्यु हो रहा है उसमें मैंने कोई बढ़ोतरी नहीं की, ठीक है। फिर किसी का ज़िंदगी का सुख को मैंने नहीं, चैन को मैंने नहीं छीना, ठीक है। फिर कोई मर्चेंट का जो शिप है उसको भी मैंने नहीं डुबाया, ठीक है। किसी का ग्राउंड को भी मैं अपने आंसू से ओवरफ्लो नहीं कर दिया। तो जब मैंने तो इतना सारा पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइफ यहाँ पे डर ने प्रदर्शित कर दिया कि हर लाइफ का हर सेक्शन से, सोसाइटी का हर सेक्शन से एक प्रतिनिधि को उन्होंने उठाया और बताया देखो मेरा वजह से किसी भी आदमी को, कोई भी स्टेटस का आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर जब मेरे वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ तो मेरा प्यार में सब कोई इतना जल क्यों रहे हो, मेरा प्यार में सब कोई लेक्चर देने क्यों आ रहे हो, मैंने कभी किसी का कोई प्रॉब्लम किया है? तो मेरे प्यार में सब कोई अड़ंगा डालने क्यों आ रहा हो? अपना काम करो ना निश्चिंत से। मैंने तुमको काम करने में कभी बाधा दिया? तो मुझे क्यों बाधा दे रहे हो? ये है उनका लॉजिक, ठीक है ना। तो लिटिजियस मैन विच क्वारल्स मूव मतलब झगड़ा से,
ठीक है, झगड़ा से, केस फाइल से जो लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, केस फाइल करते हैं, वो लोग तो अभी भी लॉयर के पास जा रहे हैं। दो शी एंड आई डू लव, अगर मैं और वो, शी यानी उनका बिलवेड, स्पीकर का बिलवेड का बात करें, मैं और मेरी बिलवेड अगर प्यार करे तो भी तो ये सब बात चीज़ हो रहा है ना। मैं और मेरा बिलवेड जब प्यार नहीं करते थे, मेरे बिलवेड से मिलने से पहले भी ये सब चीज़ होता था, और मेरे बिलवेड से मिलने के बाद, हम दोनों में प्यार होने का बाद भी ये सब चीज़ हो रहा, और ठीक वैसे ही हो रहा जैसे पहले होता था। तो मेरा प्यार की वजह से तो कोई चेंज नहीं आया, तो शांति से रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं थर्ड स्टैंजा। Call us what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. तो हम लोग को तुम जो चाहे बोल लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहे क्रिटिसाइज करना है, मॉक करना है, मजाक उड़ाना है, उड़ा लो, जो करना है करो। वी आर मेड सच बाय लव, हम लोग ऐसे ही बने हैं, हम लोग का प्यार ऐसे ही है। तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म करने की वजह से, तुम्हारा मजाक उड़ाने की वजह से हम लोगों का प्यार छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे वो डिमिनिश कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दोज पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग देयर लव, दोज पीपल हु आर मॉकिंग देयर लव। कि ठीक है, तुम लोग बहुत छोटे सोच वाले, नीच सोच वाले आदमी हो ना, कि सिर्फ मेरा मतलब थोड़ा उम्र में जाके मैं प्यार कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा थोड़ा कम हो गया फिर भी मैं प्यार कर रहा हूँ, तो इस वजह से तुम मेरे प्यार को मॉक कर रहे हो। लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तुम लोग का सोच है कि प्यार करने के लिए हमेशा कम उम्र होना चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए, यूथ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी प्यार होगा। ऐसा नहीं है प्यार। ऐसा, लव इज़ अ वेरी ग्रेट फोर्स, लव इज़ ए ट्रांसेंडेंटल फोर्स। ठीक है, लव ऐसा फोर्स है जो आदमी को मतलब ह्यूमन स्टेचर से छोड़ करके उसके डिवाइन स्टेटस तक लेके जा सकता है। वो बहुत अनलिमिटेड एक फोर्स है। ठीक है, वो इतना छोटा छोटा चीज़ों से, पैसे से, यूथ से, ब्यूटी से, लक से वो सीमित नहीं है। ये तो तुम्हारा छोटा सोच है कि तुम प्यार को इतना सीमित समझ रहे हो। तो तुम कितना भी गंदा, कितना भी घटिया, कितना भी छोटा सोच लेके हमको क्रिटिसाइज क्यों ना करो, उससे हम लोगों का प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्यार हम लोगों को ऐसे ही बनाया है। प्यार से हम लोगों का सोच बहुत ब्रॉड हो गया है। तुम लोग को जैसे छोटा छोटा क्वारल, क्रिटिसिज्म से बहुत ऊपर हम लोग चल गए हैं। ओके, कॉल हर वन, मी अनदर फ्लाई। तो तुम चाहे मुझे और उसको एक फ्लाई ही क्यों ना बुला लो। फ्लाई एक बहुत ही आपका ऑफ्ट यूज्ड, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेनेसां सिंबल है। ठीक है, ये किस चीज़ का सिंबल है? फ्लाई इज अ सिंबल ऑफ मोर्टैलिटी। ठीक है, कि मृत्यु, मतलब आदमी जो मरणशील है, ठीक है, ट्रांजिएंसी ऑफ लाइफ, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, उसका सिंबल है। और फ्लाई एक और चीज़ का भी सिंबल है, दैट इज लव, लव एंड फिजिकल डिजायर। ठीक है, इस चीज़, इन चीज़ों का सिंबल है फ्लाई। तो मुझे और उसको तुम फ्लाई बोल लो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार में आकृष्ट हैं। हम दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। वी आर फिल्ड विथ लव फॉर ईच अदर। ओके, वी आर टेपर्स टू, टेपर यानी कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती। तो वी आर टेपर्स टू, हम लोग मोमबत्ती भी है, कैंडल भी है। एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, और हम लोग अपने ही खुद जल करके खुद मिट जाते हैं। जैसे मोमबत्ती क्या होता है, ये कैंडल को आप जलाइएगा तो कैंडल किस चीज़ से बना है? वैक्स से बना है। तो वही वैक्स, जितना मोमबत्ती जलेगा वही वैक्स पिघलेगा, पिघलते 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 मोमबत्ती छोटा होता जाता, छोटा होता जाता, एक टाइम इतना छोटा होता है कि वो फिर खुद बुझ जाता है और उसमें वैक्स बचता नहीं। तो इसी को मतलब एक सेल्फ कंजम्पशन का बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, कि जैसे कैंडल खुद को ही कंज्यूम करता है, खुद अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, तो वैसे हम लोग भी एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं अपना एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ लव को एज एक्चुअली, यहाँ लव नहीं, यहाँ एक दो फेसेट्स यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक लव और एक पैशन। पैशन इन द सेंस मतलब फिजिकल पैशन, ठीक है ना, जो आपका और मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली कहूँ तो सेक्सुअल पैशन, ठीक ना, जो सेक्सुअल डिजायर या फिजिकल डिजायर रहता है, एक उसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और एक जो प्योर लव रहता है, जो हार्ट फिल्ड इमोशन रहता है, सोल कनेक्टिंग इमोशन रहते हैं, वो वाला लव। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही वो है। इसीलिए देखिए, वो फ्लाई के साथ भी कंपेयर कर रहे, फिर कैंडल्स के साथ भी कंपेयर कर रहे। फ्लाई भी मैंने आपको बताया कि वो लव और मतलब एक लस्ट या फिजिकल डिजायर का मतलब सिंबल है। कैंडल भी सेल्फ कंजम्पशन का आपका सिंबल है। तो ये पैशन, जो फिजिकल डिजायर क्या करता है, फिजिकल डिजायर या लस्ट या सेक्सुअल डिजायर, ये एक कंज्यूमिंग फोर्स है। ये आपको कंज्यूम कर लेता है, ये आपको खा जाता है, ये आपको एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन जो लव है ना, लव एक जेनरेटिंग प्रोसेस है। जो प्योर लव है, जो सोल कनेक्टिंग लव है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको दोबारा एक नया जन्म देता है। उसी लव को ही यहाँ पे फीनिक्स के साथ तुलना किया है। अभी थोड़ा लाइन पहले बाद में से फीनिक्स में भी आएंगे, आइए देखते हैं।
एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। देखिए ईगल एंड डव फिर से रेनेसा का टाइम में ना बर्ड इमेजरी बहुत फेमस था, ठीक है। बर्ड के थ्रू सिर्फ रेनेसा में क्यों बोलूँ, उससे पहले से भी आप देखिए चौसर का टाइम से, ठीक है, मिडिएवल एजेस से बर्ड आर अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स और सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईगल एंड डव, ईगल को कनेक्ट किया जाता है आपका नोबिलिटी से, स्ट्रेंथ से, एरिस्टोक्रेसी से, ठीक है, डिविनिटी से भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और डव को क्या किया जाता है, डव को कनेक्ट किया जाता है स्वीटनेस, लव, पैशन, रोमांटिसिज्म, ये सब चीज़ है, बहुत जेंटलनेस, ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों है ना, दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया, दोनों कंट्रास्टिंग फोर्स के बारे में बात किया गया कि हम दोनों कैसे हैं, ईगल और डव है, ठीक है। हम दोनों का प्यार जो है, दोनों ही मतलब पहलू उसमें है। हम लोगों का प्यार बहुत जेंटल भी है, बहुत स्वीट भी है, बहुत रोमांटिक भी है, बहुत उसमें डिज़ायर भी भरा हुआ है, जैसे ये सब भी है, ठीक वैसे वो बहुत एलिगेंट भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत नोबल भी है, ठीक है, बहुत डिवाइन भी है, ठीक है। सो यार आवर लव इज कंप्लीट, इट्स नॉट ओनली बॉडीली, नॉट ओनली डिवाइन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट्स परफेक्ट, ठीक है। एंड वी, अच्छा इसलिए हम दोनों में ईगल और डव मिलता है। द फिनिक्स रिडल, अब देखिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, ध्यान से समझिएगा। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। अच्छा हैथ यानी कि हैथ एक आपका आर्काइक या ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब है हैज, एच एस हैज। तो रिडल यानी आपका एक क्या बताए, पजल, ठीक है, पजल। तो फीनिक्स रिडल या फीनिक्स पजल, इसका जो बुद्धि है ना, विट यानी आपका बुद्धि होता है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय अस। तो हम दोनों को देख करके ये जो फिनिक्स का पजल है ना, इसको और बेहतर समझा जा सकता है, और ज़्यादा बुद्धिमत्ता का साथ और ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ फिनिक्स का रिडल को अप्रिशिएट किया जा सकता है अगर हम दोनों को कोई देखे तो। क्यों, हम दोनों को यानी बिलवेड और लवर को, तो बिलवेड और लवर में ऐसा क्या मतलब है जो उनको देख करके फीनिक्स वाला कंसेप्ट को समझा जाएगा। फीनिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ेगा फीनिक्स क्या है। फीनिक्स एक मिथिकल बर्ड है, ठीक है, जो अपने ही राख से खुद वापस जन्म लेता है, ऐसा बिलीफ है, ठीक है, कि फीनिक्स क्या करता है, वो जलता है, बर्न होता है, फिर वो डेड हो जाता है, बर्न होकर जल के वो खाक बन जाता है, राख बन जाता है, एशेस बन जाता है, वही एशेस से उसका पुनर्जन्म होता है एकदम पहले जैसा। So here, Phoenix is a symbol of immortality. Phoenix is a symbol of regeneration, rebirth, reawakening, rejuvenation और resurrection. यहीं पे आकर के फिनिक्स कहीं ना कहीं एक डिविनिटी या क्राइस्ट को भी सिंबलाइज करता है। क्यों क्राइस्ट को सिंबलाइज करता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि क्राइस्ट उनका जो क्रूसिफिक्शन हुआ था उसके बाद वो दोबारा आएंगे लौट करके, ठीक है, सेकंड कमिंग उनका होगा। यहीं ये सेकंड कमिंग, यही कंसेप्ट लेके डब्ल्यू बी येट्स का बहुत फेमस पोएम है सेकंड कमिंग, उन्होंने वही चीज़ पे बेस करके लिखा है, ठीक है। तो खैर, तो ये जो क्राइस्ट का रिजरेक्शन है ना, कि दोबारा पैदा होना, दोबारा वो आएंगे, दोबारा उनका री इनकारनेशन होगा, तो ये कंसेप्ट को कहीं ना कहीं डन यहाँ लिंक करना चाहे हैं ये फिनिक्स कंसेप्ट के साथ। तो फिनिक्स को एक आप रीजनरेशन समझिए, रीबर्थ समझिए, री अवेकनिंग समझिए, इमॉर्टैलिटी समझिए, डिविनिटी समझिए और क्राइस्ट भी समझिए। इतना सारा सिंबल है एक फिनिक्स में, ठीक है, इसीलिए इसको रिडल बोला जा रहा है कि एक चीज़ में इतना सारा मीनिंग छुपा हुआ, और ये सारा का सारा मीनिंग आपको पता चलेगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप हम दोनों को देखें। हम दोनों यानी मैं लवर और मेरी प्यारी बिलवेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम दोनों भी तो री अवेकन हो रहे हैं ना, हम दोनों भी तो रीजुविनेट हो रहे हैं, हम दोनों भी तो क्राइस्ट जैसे हैं, हम दोनों भी तो डिवाइन है। डिवाइन क्यों है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग से बहुत ऊपर है। वाई, व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग विच वी हैव, क्या हम लोगों के पास 4 हाथ है, क्या हम लोगों के पास 3 आंखें हैं, क्या हम लोगों के पास पंख है कि उड़ के चल जाएंगे हेवन? नहीं भैया, हम लोगों के पास कुछ नहीं, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे ही है। बस एक चीज़ है जो हम लोगों को आम आदमी से अलग करता है, और वो क्या है, वो है लव। That is the immortal power, that is the magical power we have. We share that magical power, we have that rejuvenating power. प्यार एक ऐसा चीज़ है, प्यार एक ऐसा ट्रांसेंडेंटल फोर्स है जो इंसान का जो इंसानी लिमिटेशन है, जो ह्यूमन लिमिटेशन है, उसको तोड़ करके उसके आगे जा करके डिवाइन स्टेटस तक पहुंचा सकता है। तो वहीं लव का बदौलत ये खुद को क्या बोल रहा है, ये लवर और बिलवेड खुद को नॉर्मल आदमियों से ऊपर देख रहे हैं, और क्राइस्ट का सिंबल भी खुद को इक्वलाइज कर रहे हैं, खुद को डिवाइन बीइंग का स्टेटस में दर्जे में लेके जा रहे हैं,
और बहुत ही एक नोबिलिटी का स्टैंडर्ड में भी लेके जा रहे हैं। ओके, वी टू बीइंग वन आर इट, हम लोग दो अलग अलग है बट फिर भी दोनों अलग होके भी जैसे एक है हम लोग। और एंड इट मतलब वही फीनिक्स, तो हम दोनों भी फीनिक्स के जैसा ही एक है, हम दोनों ही फीनिक्स है। फीनिक्स क्यों है? क्योंकि हम लोग मरते हैं, मरने के बाद जिंदा उठ जाते हैं। अब क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। वो मरने के बाद क्या कोई इंसान भले दोबारा जिंदा हो सकता है? यहाँ मरना यानी सचमुच का मरने का बात नहीं है। यहाँ मरना यानी एक तरीके से लव का, पैशन का बात किया जा रहा है। जैसे फिनिक्स बर्न होता है, वो आग में जलता है, ठीक है, वो खाक में मतलब एशेस में टर्न हो जाता है, फिर एशेस से दोबारा उठता है। तो वैसे ही बिलवेड और लवर दोनों प्यार के पैशन में, ठीक है, दे आर बर्निंग इन द फायर ऑफ पैशन, दे आर बर्निंग इन द फायर ऑफ लव। और वही पैशन में वो लोग जल करके खाक हो जा रहे याद कीजिए कैंडल का, टेपर्स का सिंबल था ना, जहाँ पे मैंने बोला था कि जो ये फिजिकल डिजायर या सेक्सुअल डिजायर होता है, ये सेल्फ कंज्यूमिंग चीज होता है, ये आपको खा जाएगा। तो ठीक वैसे प्यार का पैशन में आकर के दोनों एक साथ, फिजिकल डिजायर के पैशन में आके, सेक्सुअल डिजायर के पैशन में आके वो दोनों जल जा रहे हैं, वो दोनों खाक हो जा रहे हैं। खाक होना यानी दे आर बिकमिंग वीकर, दे आर लाइक डिक्रीजिंग देयर लाइफ एनर्जीज लिटिल। यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा क्रूड हिंट है ऑर्गेजम के प्रति, ठीक है। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब ऑर्गेजम आता है तब आदमी थोड़ा सा डिजेक्टेड फील करता है, थोड़ा सा उसका मतलब वीकर फील करता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे क्रूडली थोड़ा हिंट कर दिया है डन ने। देखिए डन है ना, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि वो बहुत यूनिक डन का पोएम क्यों है, या डन को हम लोग इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं। बिकॉज उन्होंने रिलीजियस चीज़ों को और पैशनेट चीज़ों को इतना बढ़िया तरीके से कोमिंगल किया है ना, इतना बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो रिलीजियस चीज़ का बात कर रहे हैं, कब वो पैशनेट चीज़ का बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल आदमी क्या समझता है कि जो लव है, जो पैशन है, जो सेक्स है, सेक्सुअल डिज़ायर है, ये और एक तरफ हो गया स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, गॉड, ऑल दोस थिंग्स। तो ये दोनों एकदम पोल्स अपार्ट है। एक अगर नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, एक अगर ट्रू है तो एक फॉल्स है, यही ना, हम लोग दोनों को अपोजिट समझते हैं। लेकिन डन का ऐसा मानना नहीं है। डन समझते हैं लव एंड रिलीजियन, पैशन एंड इमोर्टैलिटी आर सेम, एकदम सेम मतलब एकदम सेम, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक ही है। इसीलिए वो हमेशा रिलीजियस चीज़ों में भी पैशन घुसा देते हैं, पैशन का चीज़ों में, सेक्सुअल चीज़ों में भी रिलीजियस घुसा देते हैं। इसीलिए उनका पोएम इतना यूनिक है, ठीक है। कि अब देखिए डेथ होना, फिनिक्स जैसे रीबर्थ होना, रिजरेक्ट होना, डेथ एंड लाइफ, ये सब कितना स्पिरिचुअल चीज़ है। क्राइस्ट का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सोचिए, ऑर्गेज़म के साथ कहीं क्राइस्ट मतलब रीबर्थ का तुलना होता है। इसीलिए डन इतना फेमस है कि वो इतना बढ़िया तरीके से ये कर पाते हैं, ठीक है। तो वी टू बीइंग वन आर इट, तो हम लोग भी पैशन, प्यार का पैशन में जल रहे हैं, ऑर्गेज़म का से हम लोग का डेथ हो रहा, दोबारा हम लोग नया तरीके से रिफ्रेश्ड होकर के आ रहे हैं। ओके, अब देखिए अगला। सो टू वन न्यूट्रल बीइंग बोथ सेक्सेस फिट, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। अब देखिए, अब ये जो 3 लाइन है ना, इसमें वो खुद को एकदम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि हम लोग नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंटेलिजिबल पीपल नहीं है, कॉमन मैन नहीं है, हम लोग मिस्टीरियस है, ठीक है। हम लोग में कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है, एक ऑरा है, एक रिलीजियस यहाँ पे आपका मिस्ट्री दिखाने का बात किया जा रहा है कि हम लोग को रिवेयर करो, हम लोग को रिस्पेक्ट करो, हम लोग के सामने सिर झुकाओ। हम लोग नॉर्मल आदमी नहीं हैं, हम लोग में कुछ मिस्ट्री है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ सुपर ह्यूमन है। और वो सुपर ह्यूमन फोर्स का सोर्स क्या है? दैट इज आवर प्योर एंड परफेक्ट लव, ठीक है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, बोथ सेक्स मतलब यहाँ बोथ जेंडर का बात किया जा रहा है, फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी लवर, फेमिनाइन जेंडर यानी बिलवेड, ठीक है। तो हम लोग दोनों एक हो जा रहे हैं, वन न्यूट्रल थिंग। न्यूट्रल मतलब यहाँ एंड्रोजीनस, मतलब ऐसा एक चीज जहाँ पे अलग से, जिसको पुरुष भी ना समझा जा सके, जिसको अलग से महिला भी ना समझा, पुरुष और महिला का मिश्रण, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल, जिसमें अलग से आपको ना फेमिनाइन जेंडर समझाए दे, अलग से ना मैस्कुलाइन जेंडर, तो दोनों मिलकर के ऐसा एक चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से आपका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्रूड मतलब हिंट दिया हुआ है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों मिल करके ऐसा एक सिंगल बॉडी में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि सिंगल बॉडी तो नहीं होता, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, ऐसा मतलब दोनों का इतना इंटेंसिटी रहता है कि बाहर से देख करके पता ही नहीं चलेगा कौन सा फीमेल बॉडी है, कौन सा मेल बॉडी है। तो वही चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करके उन्होंने ऐसा दिया है
कि दोनों डिफरेंट जेंडर एक हो जा रहे हैं, दोनों डिफरेंट सोल एक हो जा रहे हैं, दोनों डिफरेंट बॉडी एक हो जा रही है। ये जो फ्यूजन का कंसेप्ट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डन यूज़ करते हैं, ठीक है, कि ही कंसिडर्स द लवर एंड बिलवेड टू इंडिविजुअल थिंग्स बट स्टिल वन इनसेपरेबल बीइंग, ठीक है दोनों का शरीर अलग अलग है, दोनों का दिल अलग अलग है, दोनों का सोल अलग अलग है, लेकिन एक बार जब वो लव के थ्रू कनेक्ट होते हैं तब दोनों में कोई डिस्पैरिटी, कोई डिसिमिलैरिटी, कोई बैरियर्स नहीं रहता। लव इज सच यूनाइटिंग फोर्स। ओके, वी डाई एंड राइज द सेम, हम लोग मृत्यु भी होता है, फिर जब पुनर्जन्म भी होता है, जब फिनिक्स का बात मैंने बताया, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, वी आर द सेम। जैसे हम लोग मृत्यु हो रहे हैं, जैसे हम लोग ऑर्गेजम में जा रहे हैं, जैसे हम लोग में कमी आ रहा है, ठीक वैसे ही हम लोग दोबारा उठ जा रहे हैं, दोबारा हम लोगों का कमी पूरा हो जा रहा है। एक दूसरे से जो कमी हम लोग को हो रहा है, वहीं एक दूसरे से वो कमी फिर पूरा भी हो जा रहा है। और ये सारा मैजिक कौन कर रहा है? लव कर रहा है। ये मिस्टीरियस हीलिंग कौन कर रहा है? लव कर रहा है। ये पुनर्जन्म कौन करवा रहा है? लव करा रहा है। और दैट इज वाई वी आर मिस्टीरियस। ओके, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर से उन्होंने चेंज कर लिया अपना लॉजिक। क्या चेंज कर लिया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्यार से हम लोग इमॉर्टल, मतलब जो फिजिकल इमॉर्टलिटी है वो नहीं गेन कर सकते। चलो तुम्हारा बात मान लिए। क्रिटिक्स लोग, बेकार मतलब दोस्त लोग जो हम लोग को चिढ़ाते रहते हो, चलो भैया तुम्हारा बात मान लिए कि प्यार से हम लोग फिजिकल इमॉर्टलिटी गेन नहीं कर सकते। चलो कम से कम मृत्यु तो होगा, ठीक है ना, प्यार करेंगे फिर मृत्यु होगा ना, उसका बात क्या होगा? वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लिव बाई लव। तो ठीक है, प्यार से जी नहीं सकते हमेशा, मर तो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सटल हिंट ये भी है कि चलो मरता तो सब कोई है, ठीक है ना, चाहे मैं प्यार करूं चाहे मैं प्यार ना करूं, मरूंगा तो मैं दोनों केस में। ऐसा तो नहीं है कि प्यार नहीं करूंगा तो भैया मैं एकदम 200 साल जिंदा रहूंगा, ऐसा तो बात नहीं है। और प्यार करूंगा तो 20 साल में मर जाऊंगा, ऑब्वियसली नॉट, मरना तो पड़ेगा ही। तो जब मरना है ही तो क्यों ना प्यार करके ही मरूं। जब जिंदगी मेरा लिमिटेड है ही तो क्यों ना उस जिंदगी में थोड़ा सा मैं इमॉर्टलिटी का टेस्ट ले लूँ, थोड़ा डिविनिटी का टेस्ट ले लूँ। अगर जीते जी मुझे स्वर्ग का स्वाद मिल सकता है, डिविनिटी का स्वाद मिल सकता है, इमॉर्टैलिटी का स्वाद मिल सकता है, तो क्यों मैं उस लाभ को ना उठाऊं, क्यों मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करूं। तुम लोग मूर्ख हो सकते हो, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो लव करूंगा। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्स आवर लेजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। अब देखिए, अब आया दूसरा वाला कैनोनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये कैनोनाइजेशन है लव की। लव इतना मिस्टीरियस, इतना होली फोर्स है कि लव ही वो लोग को इमॉर्टल सेंट जैसा बना देगा। तो वो तो हम लोग को अब तक पता चला। अब जो दूसरा मतलब कैनोनाइजेशन वाला फोर्स था वो है पोइट्री। पोइट्री भी इमॉर्टल बना सकते हैं। वो पोइट्री का इमॉर्टलाइजिंग फोर्स के बारे में अब डन डिस्कस कर रहे हैं, आइए समझते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्स, टूम मतलब होता है आपका जो समाधि, जो ग्रेव, ठीक है ना, और हर्स मतलब होता है जो एक आपका डेथ बेड होता है, ठीक है ना, जो आपका मृत्यु के बाद जो बेड में आपको लेटा करके पूरा श्राउड ऊपर से सादा सफ़ेद चादर मुड़ा दिया जाता है, ठीक है, वो उसको हर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मृत्यु वाला मतलब जो डेथ बेड या फिर ग्रेव के लिए अगर हम लोगों का जो लेजेंड है ना, हम लोगों का जो ये प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है, ये अगर सही नहीं हुआ, अनफिट यानी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, इट विल बी फिट फॉर वर्स। कोई बात नहीं, कविता है, पोएम है, पोएट्री है, उसमें हम लोगों का जो लव है उसको सही इज्जत मिलेगा, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि कोई प्यार करता है, ठीक है, प्यार करने वाला जो लवर बिलवेड है, वो लोगों का जब मृत्यु हो जाता है तो वो लोगों को तो कोई ऑनर नहीं करता, ठीक है। चलो भैया ये बहुत ग्रेट लवर थे, ठीक है, तो इनके लिए एक तो बड़ा बढ़िया सा टूम बनाया जाए, एक तो बढ़िया से इन लोग के लिए मतलब फ्यूनरल कार्यक्रम आयोजन किया जाए, या कोई मॉन्यूमेंट बनवाया जाए। ये सब जनरली किसके लिए बनाया जाता है? हीरोज़ के लिए बनाया जाता है, कोई बड़ा बड़ा राजा महाराजा के लिए बनाया जाता है, कोई बड़ा बड़ा सेनापति के लिए बनाया जाता है, कोई आपका बड़ा कोई स्कल्प्टर हुआ, ठीक है, या कोई आर्टिस्ट हुआ, वो सबको सेलिब्रेट किया जाता है। लवर को तो कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। ये है आपका इनहेरेंट मतलब उनका एक तरीके का अफसोस है कि लव, जहाँ की लव एक मिस्टीरियस पावर है, लव एक कैनोनाइजिंग पावर है, ठीक है। अब राजा महाराजाओं का जो पावर होता है, या फिर आपका आर्टिस्ट का जो पावर होता है, कोई भी स्कल्प्टर रहा या पेंटर रहा, वट या फिर आप मान लीजिए कि वॉरियर का ही जो पावर होता है, वो तो काफ़ी सीमित पावर है ना, वो तो वर्ल्डलीनेस में ही लिमिटेड है। लेकिन लव तो आपको इमॉर्टैलिटी दे सकता है। तो ज़्यादा पावर कौन हुआ, ज़्यादा मिस्टीरियस कौन हुआ, ज़्यादा सम्मान का हकदार कौन हुआ? लव। लेकिन आप आयरनी देखिए कि लव से जो छोटा छोटा फोर्सेस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा बड़ा टोम देके, बड़ा बड़ा मेमोरियल देके, बड़ा बड़ा एकदम जय ध्वनि देके। लेकिन जो सबसे बड़ा फोर्स है लव, उसी को इग्नोर किया जाता है। एक कैसा ये मतलब मूर्खपना है, ठीक है, ये डन कहने का बात कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, तुम लोग टूम मत बनाओ, तुम लोग हर्ष मत बनाओ, तुम लोग मेमोरियल मत बनाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। पोइट्री है ना, तुम लोगों में डिपेंडेंट होगा ही नहीं, मैं खुद पोइट्री लिख के जाऊंगा और वही पोइट्री एकदम परफेक्ट रहेगा, जो हम लोगों का ये जो इतना बढ़िया सा लव है ना, जो मेजेस्टिक लव है, जो डिवाइन लव है, उसको सही से दर्शा सकेगा। ये बस पोएट्री का ही क्षमता है। तुम लोग का जो टूम है, ये जो मेमोरियल है, ये सब तो कुछ चंद दिनों का मेहमान है। कोई कोई युद्ध होगा, टूम धंस जाएगा, ठीक है। कोई कुछ नेचुरल कैलामिटी आएगा, मेमोरियल धंस जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, ठीक है। कोई कुछ कैलामिटी नहीं भी आया तो ऐसे 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल बाद ऐसे ही वो मतलब डीके हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा पोइट्री एक ऐसा चीज है जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पोइट्री इज इमॉर्टल। जैसे मेरा प्यार इमॉर्टल है, वैसे पोइट्री भी इमॉर्टल है। जैसे मेरा प्यार इंसानों का मन में, मेमोरी में हमेशा लिवली और फ्रेश रहेगा, वैसे पोइट्री भी इंसान का मेमोरी में हमेशा लिवली और फ्रेश रहेगा। तो तुम लोग का टोम में वो मतलब ताकत ही नहीं है कि मेरा प्यार कुव्वत दर्शा सके। जाओ भागो, कौन तुमने तुमको लेकर भाग, कोई दरकार नहीं। मैं अपना पोइट्री खुद लिखूंगा और पोइट्री से ही मेरा प्यार को दर्शाऊंगा, किसी का दरकार नहीं है। चलो हटो। ओके, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम्स। कोई बात नहीं, अगर कोई क्रॉनिकल हम लोगों को नहीं भी मिला ना, क्रॉनिकल यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, कोई भी हिस्ट्री का बुक में हम लोगों के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ, वी प्रूव मतलब हम लोग को मेंशन नहीं मिला, कि हम लोग को कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम लोग को एक्नॉलेज नहीं किया, ये लवर थे, ये बिलवेड थे, दोनों में बहुत प्यार था, बहुत ग्रेट थे, कोई दरकार नहीं, नो प्रॉब्लम। वी विल बिल्ड सोनेट इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। सोनेट में लिखूंगा, सोनेट होता है 14 लाइन का पोएम, ठीक है। तो सोनेट्स में लिख के जाऊंगा और सोनेट्स में ही छोटा छोटा सुंदर सुंदर रूम में अपने लिए, मतलब सिर्फ अपने लिए, मेरा और तुम्हारा दोनों के लिए, हम लोग का प्यार के लिए क्रिएट कर दूंगा। उस रूम में हम लोग का प्यार महफूज रहेगा, मैं और तुम बढ़िया से प्यार करेंगे, और वहीं रूम में हम लोग का प्यार का जो मेमोरी है वो एकदम सदाबहार रहेगा। अब यहाँ एक छोटा सा मज़ा वाला बात यह है कि रूम, आपको सुन के काफ़ी हैरानी होगी कि रूम सच में पोइट्री का एक पार्ट है। एक्चुअली स्टैंजा आप लोग जानते हैं ना, पोइट्री में हम लोग स्टैंजा यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो स्टैंजा एक इटालियन रूट वर्ड से आया है और वो इटालियन वर्ड का मतलब ही है रूम। तो यहाँ पे एक्चुअली वो सचमुच में पोइट्री का स्टैंजा को भी एक तरीके से रेफर कर दिया रूम के जरिए, कि ठीक है, पोइट्री में सचमुच जो रूम रहता है, सचमुच जो स्टैंजा रहता है, उसमें मैं एकदम अक्षर से भी लिख के जाऊंगा मेरा प्रेम कहानी, और वो जो मतलब स्टैंजा रहेगा, वो जो पोइट्री रहेगा, वो जो सोनेट रहेगा, वो एक्चुअली एक रूम का तरह काम करेगा, जिसमें मैं और मेरी बिलवेड शांति से रहेंगे, प्यार करेंगे, तुम लोग आकर के देखोगे और प्रेज करोगे, ठीक है। As well, a well wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs, and by these hymns all shall approve us canonized for a बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes. Well-wrought का मतलब होता है beautifully created, beautifully decorated, ठीक है। अर्न क्या है? अर्न आपका होता है फ्यूनररी वास। मतलब जनरली पहले का ज़माने में क्या होता कि किसी का जब मृत्यु होता था तो उसको, उसका जो डेथ का बाद उसका जो एशेस बच जाता था ना, वो एशेस को स्टोर करके रखने, मतलब जस्ट एज ए मेमोरी ऑफ द डेड, ठीक है, स्टोर करके रखने के एक बहुत सुंदर सा एक आपका डेकोरेटेड वास, एक तो मतलब फूलदानी किस्म का लिया जाता था, बहुत सुंदर डेकोरेटेड होता था, और उसमें वो आपका ऐश रखा जाता था, जो डेड बॉडी हो गया उसका ऐश रखा जाता था, जस्ट एज अ मेमोरी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है अर्न, URN, ठीक है। इस तरह के कीट्स का एक बहुत फेमस पोएम भी है ये अर्न को लेकर, कि ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है, बहुत फेमस पोएम है। तो अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेस। तो जैसे एक बहुत खूबसूरती से बनाया गया, डेकोरेटेड गया वो अर्न है, वो खुद ही बन जाता है ग्रेटेस्ट ऐश। ग्रेटेस्ट ऐश मतलब द ऐश ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सन्स, ठीक है, द लास्ट रेमनेंट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स, ठीक है। अब बिकम का मतलब क्या है, कि वो खुद ही बन जाता है, या वो खुद ही उसका धारक वाहक बन जाता है। जैसे बहुत कोई मतलब इंपॉर्टेंट आदमी का जब मृत्यु होता है, तो फिर तो मृत्यु होने के बाद उसको तो कोई शारीरिक तौर से तो देख नहीं सकता, तो उसका फिर एक ही साइन, एक ही चिन्ह बच जाता है, वो है ये ब्यूटीफुली अर्न, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड अर्न, जिसमें उसका ऐश रखा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि अर्न ही जैसे वो आदमी खुद बन जाता है, उस आदमी का परिचायक बन जाता है, ठीक है। एज हाफ एकड़ टूम्स, ओके। और हाफ एकड़ टूम्स मतलब एकड़ आपका मतलब ACRA, एकड़ ये बहुत बड़ा एक जमीन का मेजरमेंट का यूनिट होता है। हाफ एकड़ मतलब भी बहुत बड़ा होता है टूम।
तो बहुत बड़ा जगह में स्प्रेड हुआ टूम, मतलब बहुत बड़ा कोई आदमी के लिए एकदम बहुत पैसा खर्च करके बहुत ब्यूटीफुली बड़ा बड़ा आलीशान एक टूम बनाया गया। तो जाहिर सा बात है कोई भी अगर आदमी एक आलीशान टूम को देखेगा तो देख के ही समझेगा ये ज़रूर कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी के लिए बनाया गया है। कोई जाहिर सा बात कोई राम राम श्याम अंचू पंचू के लिए तो उतना बड़ा बढ़िया टूम कोई बनाएगा नहीं, जाहिर सा बात है ना। तो ये सब चीज़ क्या है ना, ये एक तरीके का टोकन है, ये एक तरीके का सिंबल है कि कहीं पे भी कोई बहुत वेल ब्यूटीफुल डेकोरेटेड अर्न दिखे तो हम लोग को देख के समझ में आ जाएगा ये जरूर कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई बहुत बड़ा हस्ती का है। कहीं पे हमको बहुत बड़ा एक टूम दिखा तो देख के ही हम लोग को पता चलेगा जरूर कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी का है, ठीक है, बहुत कोई बड़ा आदमी का है। तो ठीक वैसे ही हम लोगों को बाहरी आदमी को कैसे पता चले, हम लोग के लिए ना तो ये लोग कोई टूम बना रहे हैं, ना तो कोई मेमोरियल बना रहे हैं, ना तो कोई कुछ कार्न बना रहे हैं। तो हम लोगों का सिंबल क्या रहेगा, हम लोगों का मेमोयर क्या रहेगा, ये पोएट्री, ये सोनेट, ये पोएट्री, ये मेरा लाइंस, यही हम लोगों का मेमोरेंडम के तरीके से काम करेगा। जब जब आदमी हम लोगों का पोएट्री को पढ़ेगा तब तब वो लोग समझेगा कि कितना महान हम लोगों का प्यार था, कितना अव्वल दर्जे का प्यार हम लोगों का था, कितना डिवाइन हम लोग थे, ठीक है। तो ये पोइट्री ही हम लोगों का मेमोर के तरीके से काम करेगा। एंड बाय दिस हिम्स, देखिए हिम्स वर्ड का यूज किया, हिम्स एक्चुअली एक डिवोशनल सॉन्ग है, ठीक है, जो गॉड को एड्रेस करते हैं, गॉड प्रेयर टू गॉड, हिम्स, ठीक है ना। तो वो खुद को एक जो डिविनिटी का टच दे रहे हैं ना, तो दोबारा वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो मैं सोनेट लिखे जा रही हूँ, जो मैं मेरा लव सॉन्ग या लव पोएम लिखे जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक कोई पोएम नहीं है, ये एक हिम की तरह तुम ट्रीट करो, जैसे तुम कोई कोई मतलब सेंट को वर्शिप कर रहे हो, कोई गॉड को वर्शिप कर रहे हो। तो हम लोग भी वैसे सेंट है, साधु है, मतलब एकदम नॉर्मल ह्यूमन बींग से बहुत ऊपर दर्जा, सेंट जैसा, डिवाइन बींग जैसा है। तो हम लोगों को सिर्फ प्रेज मत करो, वर्शिप करो। और ये जो सोनेट है ना, ये जो पोएम में लिख जा रहा हूँ, पोएम को एज अ हिम ट्रीट करो, एज अ प्रेयर ट्रीट करो, ठीक है। ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर अवर्स, जो भी कोई पढ़ेगा इस हिम को, यानी इस पोएम को जो मैं लिख के जा रहा हूँ, सब कोई हम लोगों को मान लेगा, अप्रूव करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि हम लोग कैनोनाइज्ड हो गए हैं। कैनोनाइज्ड यानी वी आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज सेंट्स, हम लोग सेंट बन गए, हम लोग डिवाइन बीइंग, सेमी डिवाइन बीइंग बन चुके हैं। और किस वजह से बने हैं, कौन हम लोगों को ये ऑथोरिटी दिया है, कौन हम लोग को डिक्लेयर किया है कि हम लोग सेंट है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऊपर हैं। लव, लव इज दैट ऑल कंज्यूमिंग, ऑल जनरेटिंग, ऑल माइटी फोर्स। यहाँ लव को एक तरीके से गॉड का साथ सेम स्टेटर में दिया गया। लव हियर इज अ ओमनी प्रेजेंट फोर्स, ऑल माइटी फोर्स, ओके। अब चलिए आखिरी स्टैंजा में आते हैं। एंड दस इनवोक अस, इनवोक यानी प्रेयर के थ्रू किसी को बोलना, मतलब प्रेयर के थ्रू किसी को एड्रेस करना, ठीक है, किसी को प्रे करना। एंड दस, दस यानी इन दिस वे, इसी तरीके से, इनवोक अस, और वो लोग हम लोगों को प्रेयर में बुलाएंगे। वो लोग मतलब कौन लोग, दोज पीपल हु विल रीड आवर पोएम, ठीक है, द पोएम अबाउट आवर लव। तो जो भी रीडर, पोएम्स का रीडर, यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम और आप भी अभी ये डन का पोएम को ही पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरीके से हम और आपके लिए ये मैसेज डन ने लिख गया है आज से 400 साल पहले कि जब हम लोग डन का पोएम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता चल गया कि डन का मतलब डन और उनका बिलेवेड लवर, उनका बिलेवेड कितना ज़्यादा महान थे, वो लव उन लोगों का कितना प्योर था, कितना वो लोग मतलब ऊंचा दर्जे में थे नॉर्मल ह्यूमन बींग से। तो अब हम लोग भी वो लोग को से प्रे करेंगे कि हे प्यारे बिलेवेड और लवर, हम लोग को भी कुछ ज्ञान दो, हम लोग को भी सिखाओ कैसे तुम लोग का जैसा डिवाइन, लॉन्ग लास्टिंग, इमॉर्टल प्यार किया जाता है, हम लोग को भी सिखाओ। देखिए पूरा डिटेल्स में प्रेयर दिया हुआ है। यू whom reverent love made one another's hermitage, बहुत ध्यान से समझिए, तुम दोनों, आप दोनों, जिनको रेवरेंट लव, अब जो ये रेवरेंट वर्ड होता है ना, ये जनरली रिलीजियस पर्सन के लिए यूज है। रेवरेंट यानी ऐसा एक व्यक्ति जिसको आप रिवेयर कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो, इज्जत दे सकते हो। रेवरेंट हमेशा बिशप, आर्च बिशप, ठीक है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े आपके रिलीजियस फिगर्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डिवाइन बीइंग के लिए यूज किया जाता है रेवरेंट। तो यहाँ पे ये लवर और बिलवेड के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, मतलब लवर और बिलवेड ये एक्सपेक्ट ही करती है कि उनका रीडर्स उनको डिवाइन बीइंग से कम ना आके, ठीक है। तो आप दोनों का ये जो महान रिस्पेक्टेबल लव है, जो आप दोनों अपने महान प्यार से एक दूसरे को, मतलब लवर बिलवेड को और बिलवेड लवर को एक दूसरे का हर्मिटेज बना लिए हो। हर्मिटेज मतलब क्या है, हर्मिटेज इज अ प्राइवेट चैपल फॉर मॉन्क्स टू प्रे या टू प्रैक्टिस रिलीजियन। तो ये एक आपका छोटा सा अलग सा इंडिविजुअल घर है, ठीक है, एक मोनास्ट्री टाइप का है, जहाँ पे एकदम अकेले में
आप पूरा संसार से अलग होकर के एकदम अकेले में रिलीजियन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, वो है हर्मिटेज। तो क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि एक दूसरे को तुम लोग अपना हर्मिटेज बना लिया हो। बिलावेड के लिए उसका हर्मिटेज कौन है? लवर। लवर के लिए उसका हर्मिटेज कौन है? बिलावेड। यानी वो लोग एक दूसरे को अपना दुनिया मानते हैं, एक दूसरे को अपना मतलब एक तरीके से खुदा भी मानते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपना गॉड भी मानते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों के लिए, क्या आप वर्ल्डली मैटर बोलो, क्या आप स्पिरिचुअल मैटर बोलो, क्या आप डिविनिटी बोलो, सब कुछ एक दूसरे में ही समाया हुआ है। दे टू आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ठीक है। यू टू होम लव वाज पीस दैट नाउ इज रिच। आप दोनों, मतलब ये आप दोनों यानी लवर एंड बिलवेड, जिनके लिए जो प्यार था ना वो एक शांति था। लव वॉज अ वेरी पीसफुल फोर्स, लव वॉज अ वेरी पीस जनरेटिंग, ओके, वेरी हार्मोनियस थिंग, ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल सूदिंग थिंग, ठीक है, जो आपको शांति दे, सेटिस्फैक्शन दे, एकदम बहुत आपको सूद कर दे। आज वो प्यार क्या हो गया है? आज वो प्यार एक रेज बन गया है। रेज यानी वेरी रफ एंड इंटेंस फोर्स। यहाँ फिर से थोड़ा क्रूड एंगल किया जा रहा है सेक्सुअलिटी का तरफ, कि आजकल का जो फोर्स है ना उसमें और वो सोल सूदिंग वाला बात नहीं रहा, कि जो प्यार, जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें आप कितना भी परेशान रहे, कितना भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे, वर्ल्डली कितना भी आपका एडवर्सिटी हो, अगर ट्रू लव आपका दिल में होगा तो सब आपको शांत कर देगा। ट्रू लव का पावर ही इतना होता है कि वो आपको सारा समस्या को खत्म कर दे सकता है। मतलब सचमुच का तो खत्म नहीं करेगा, आपका मन को उतना शांत कर देगा, आपको अंदर ही अंदर फाइट करने का ताकत देगा, आपको अंदर ही अंदर आपका पावर को कभी ड्रॉप नहीं करने देगा, आपका मन को हमेशा शांत रहेगा, आपको दिल में हमेशा एक स्ट्रेंथ देगा। ये होता है ट्रू लव। लेकिन आजकल के ज़माने में तो लव क्या है? लव बस एक पैशन है, लव बस एक फिजिकल डिज़ायर को फुलफिल करने का आपका तरीका है, ठीक है। लव बस अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आवर्तित होता है, तो इसमें बस सिर्फ इंटेंसिटी ही बच गया, सिर्फ रफनेस ही बच गया, ठीक है, इसमें वो सूदिंग चीज़ और नहीं बचा। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes? जो जो मतलब वही आप दोनों, जिन्होंने एक मतलब पूरे दुनिया का जो सोल है ना, मतलब पूरा दुनिया का जो स्पिरिट है, पूरा दुनियादारी को ही क्या कर दिया था? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, छोटा कर दिया था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है, माइक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म क्या होता है? माइक्रोकॉज्म होता है आपका पूरा जो यूनिवर्स या पूरा जो वर्ल्ड है उसका एक मिनिएचर वर्जन क्रिएट किया जाता है, उसको बोला जाता है माइक्रोकॉज्म। जैसे ये माइक्रोकॉज्म बहुत फेमस कंसेप्ट है जो डन बार बार अपना पोएम में यूज करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये कैनोनाइजेशन में यूज नहीं हो रहा, ये वैलिडिक्शन में हुआ है, ये गुड मॉरो में हुआ है, ये सन राइजिंग में हुआ है, फ्ली में भी थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारा पोएम में डन ने ये माइक्रोकॉज्म का यूज किया है, ठीक है। क्या वो दर्शाना चाहते हैं कि जो लवर एंड बिलवेड है ना, वही दोनों में पूरा दुनिया समाया हुआ है। लवर और बिलवेड अगर एक साथ मिल जाए तो पूरा दुनिया का खुशी उसमें है, पूरा दुनिया का वेल्थ उसमें है, पूरा दुनिया का सारा कुछ ट्रेजर उसमें है, बस और कुछ चाहिए ही नहीं, बस पूरा दुनिया मिल गया। ये मतलब एक दोनों हम दूसरे के साथ मिल गए तो दुनिया मिल गया, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का बात है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कंट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर। ग्लास मतलब यहाँ मिरर, आईना। यहाँ आईना मतलब एक दूसरे के आंखों का बात किया जा रहा है कि लवर बिलवेड का आंख में पूरा जन्नत दिख रहा है, पूरा अपना दुनिया देख रहे, पूरा सब कुछ अपना देख रहे। बिलवेड भी लवर का आंख में अपना पूरा दुनिया, जन्नत, सब कुछ, सब खुशी, सब ट्रेजर देख रहा है। पूरा दुनिया कॉन्ट्रैक्ट होकर जैसे एक दूसरे का आंखों में ही समा गया। यही है माइक्रोकॉज्म, ठीक है। दे आर द आईज आर द माइक्रोकॉज्म ऑफ द होल यूनिवर्स। So made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize। epitomize का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल का थ्रू सेट करना, ठीक है। मतलब जैसे पूरा दुनिया ही मतलब छोटा होकर के एक मतलब प्रतीत बन गया है, छोटा होकर के एक सिंबल के तौर पे एक सिंगल चीज में आकर के पूरा दुनिया समा गया, वही होता है एपिटमाइज, ठीक है। सो द होल वर्ल्ड हैज बीन एपिटमाइज्ड इनटू देयर रिफ्लेक्शन इन द आईज, ठीक है। एक दूसरे के आंख में जो अपना प्रतिच्छवि देख पा रहे हैं, जो प्रतिफलन, जो रिफ्लेक्शन, जो इमेज देख पा रहे हैं, जैसे वही उनके लिए पूरा दुनिया का एक एग्जाम्पल हो, पूरा दुनिया का एक छोटा सा इमेज हो, पूरा दुनिया का एक छोटा सा एपिटम हो, ठीक है। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, ठीक है। तो जितना भी दुनिया में कंट्री है, जितना भी टाउन है, जितना भी कोर्ट है, कोर्ट या मतलब यहाँ रॉयल, एक तरीके से राजाओं का भी बात बता दिया जा रहा है। जियोग्राफिक ब्यूटीज, ओके, फिर नेचुरल ब्यूटीज, रॉयल ब्यूटीज, अर्थली ब्यूटीज, पोजेशंस, वेल्थ, एवरीथिंग,
जितना भी अच्छा अच्छा चीज़ दुनिया में है सब कुछ छोटा होके कॉन्ट्रैक्टेड आके समा गया है किसमें, एक दोनों के आंख में देखने वाला रिफ्लेक्शन में। यही तो चाहिए, यही तो है आइडियल लव, यही तो है ट्रू लव। बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। प्लीज प्लीज रीडर्स, हम जो रीडर्स पढ़ रहे हैं आप दोनों से मांग रहे हैं, ऊपर से, आप दोनों अभी ऊपर हो, ऊपर हो इन द सेंस, अभी हाँ दो मतलब होता है, एक कि दे हैव बीन डाइड लॉन्ग अगो, तो डेथ होने के बाद वो लोग ऊपर हेवन में चल गए हैं, ठीक है, स्वर्ग में चल गए हैं, ठीक है, दे आर क्लोज टू बीइंग डिवाइन बींग्स, नंबर वन। और अबव का ये भी एक मतलब है कि हम लोग का जो प्यार है वो प्यार से बहुत अव्वल दर्जे का प्यार है आप दोनों का। तो आप दोनों का प्यार को देखने के लिए हम लोग को बहुत नज़र ऊंचा करके देखने पड़ेगा, तो एक वो भी मतलब है कि एलिवेटेड सेंस ऑफ लव, ठीक है। तो हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं, आपसे एकदम रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ प्लीज़ पैटर्न ऑफ योर लव, आप लोगों का लव का जो पैटर्न है ना, हम लोगों को भी दीजिए, हम लोगों को भी सिखाइए कैसे आपका लव का स्टाइल था, कैसे आपका लव किए थे, इतना बढ़िया लव आप लोग कैसे कर लिए, कैसे इतना इंटेंसिटी लाए, हम लोगों को भी सिखाइए कुछ। हम लोगों में तो कुछ वो लव बचा ही नहीं, हम लोगों को भी वो लव चाहिए। हम लोग आपका पोएट्री पढ़े हैं, हम लोगों को भी कैननाइज्ड होना है, हम लोगों को भी इमॉर्टल होना है, हम लोगों को भी वो पीस सूदिंग एक्सपीरियंस चाहिए। प्लीज ओ सेंट्स ऑफ लव, प्लीज टीच अस। ठीक है, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हम लोग लाने वाले हैं। और कुछ क्रिटिकल थ्योरी और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो उसका भी वीडियो एक एक करके आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब कमेंट कीजिए, और कोई आपको और भी कुछ टॉपिक में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, उसमें भी हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड।